ठीक है, ओके। वीडियो ऑफ हो गया था बैटरी डाउन होने की वजह से। ठीक है, तो हमने मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ को समझा कि मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ क्या है। मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ में जो है, पहले तो ये समझो कि हिंदू इनहेरिटेंस इज गाइडेड बाय मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ एंड दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ। मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ ये है जहाँ पे बच्चे को जन्म से ही अपने पिता के और दादा की प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है, और पिता चूंकि जन्म से ही अधिकार होता है, को ऑनर हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चे के परमिशन के बिना पिता उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकते। ये कहता है मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ। अब दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ, दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ जिसके सीईओ कौन है, जिमुत वाहन, ये जिमत वाहन। दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि नहीं, जन्म से बच्चों को अधिकार नहीं है, बच्चों को जन्म से अधिकार नहीं है। ठीक है, जन्म से अधिकार नहीं है, मतलब कि अगर हम उसी एग्जाम्पल को समझें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सन ए एंड सन बी डू नॉट हैव एनी ऑनरशिप। समझ रहे हो, कोई ऑनरशिप नहीं है, एनी ऑनरशिप राइट्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ध्यान समझना, इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग देयर फादर्स लाइफ टाइम। मतलब कि जब तक उसके पिता जीवित थे, बच्चों का अधिकार नहीं था। चूंकि बच्चों का अधिकार नहीं था तो पिताजी अपनी मन मर्जी से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते थे, चाहे तो किसी को दान पे दे देते, चाहे तो उसको बेच देते। ठीक है, तो किसी भी तरीके से डिस्पोज कर सकते थे बिना अपने बच्चों के परमिशन का। ठीक है, तो दया भाग में क्या है कि बच्चों को जन्म से अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर पिता की मृत्यु हो गई और पिता ने कोई विल नहीं बनाया है, तब इन बच्चों को जो है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे जन्म से तो तुमको समझ में आ रहा है कि मिताक्षर क्या है और दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ क्या है। बहुत लोगों को यही चीज़ नहीं समझ आता। ठीक है, तो मिताक्षर में जन्म से अधिकार होता है, दयाभाग में जन्म से अधिकार नहीं होता। ठीक है भाई, ये तो आपने समझा दिया कि भाई हिंदू इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, दयाभाग जो है ये बंगाल उड़ीसा में तुमको देखने को मिलेगा। बंगाल उड़ीसा मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न स्टेट से भारत के, वहाँ देखने को मिलेगा, और बाकी रीजन पे जो है लगभग मिताक्षर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि मुसलमानों में किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। मुस्लिम्स इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों में किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, इसको मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने तुमको क्या बोला कि मुस्लिम्स में जो इनहेरिटेंस होता है वो एक फिक्स्ड शेयर सबको मिलता है, एक फिक्स्ड शेयर सबको मिलता है। वो फिक्स्ड शेयर क्या है समझाता हूँ, इसको एग्जांपल समझो। मान लो, क्या एग्जांपल लूँ, मान लो कि एक मुस्लिम मैन है मिस्टर अहमद, ध्यान समझा, मिस्टर अहमद। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूँ। मिस्टर अहमद जो है उसकी डेथ हो जाती है, मिस्टर अहमद जो है पासेस अवे, मिस्टर अहमद जो है उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है तो अब प्रॉपर्टी में बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, तो डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी में बंटवारा कैसे होगा उसके पहले समझते हैं। मान लो कि इसकी वाइफ का नाम, इसकी एक वाइफ है जो कि जिंदा है, इसकी वाइफ का नाम ले सो फतीमा, वाइफ फतीमा। एक इसका बेटा भी है सन अली, इसकी एक बेटी भी ले लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा तुमको। एक बेटी भी है, मान लो आयशा। ठीक है, एक फादर भी इसके ले लेते हैं, इसके पिता भी जीवित है, अब्दुल, और इसकी माता भी ले लेते हैं। माता का क्या नाम दे, खदीजा। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, इस्लामिक लॉ में किस तरीके से होगा। पहले देखते हैं कि वाइफ को क्या मिलेगा। ठीक है, वाइफ को क्या मिलेगा। अब देखो, पहले हम देखते हैं वाइफ को क्या मिलेगा। तो अगर मिस्टर अहमद का कोई बच्चा नहीं होता, तो वाइफ को प्रॉपर्टी का 1/4 मिलता,
अगर मिस्टर अहमद का बच्चा नहीं होता तो वाइफ को कितना मिलता, 1/4। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में बच्चा है तो फतिमा को 1/8 मिलेगा। समझ रहे हो, 1/8 मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, एक फिक्स शेयर रखा हुआ है। बच्चा नहीं है तो 1/4, बच्चा है तो 1/8 मिलेगा फतिमा को। अच्छा, बेटे को कितना मिलेगा भाई, बेटे को कितना मिलेगा, बेटे को उतना मिलेगा जितना बेटी को मिलेगा। बेटी को अगर मिलेगा x तो बेटे को मिलेगा 2x। समझ रहे हो, मतलब कि बेटे को जितना मिलेगा बेटी को उसका भी आधा मिलेगा, मतलब बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ भी हमें बेटियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी दिखता है। हिंदुज़ में जितना बेटे को मिलेगा उतना बेटी को मिलेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2005 में। ठीक है, जितना बेटे को मिलेगा उतना बेटी को मिलेगा, लेकिन इस्लाम में जितना बेटे को मिलेगा उसका भी आधा बेटी को मिलेगा। समझ में आ रहा है। और अगर 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 मिस्टर अहमद का, मान लो कि अली के अलावा अगर ऐसा नहीं होती, अगर मिस्टर अहमद का कोई और बेटा नहीं होता, सिर्फ इकलौता बेटा होता अली और कोई बच्चा नहीं होता, तो फतिमा के बाद ठीक है, फतिमा के बाद जो भी बचता वो अली को मिल जाता। ठीक है, तो अगर मान लो सिनेरियो ऐसा होता कि मिस्टर अहमद की पत्नी है फतिमा और एक ही बेटा है अली, पेरेंट्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स के साथ ये होता है कि अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने अपने एग्जाम्पल में बच्चे को लिया है, तो अब्दुल को और खदीजा को घंटा नहीं कुछ इनहेरिट करेंगे। तो सिंपल सी इसका बात है कि अब्दुल खदीजा अब इनहेरिट करके करेंगे क्या, इनकी उम्र हो चुकी है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फतिमा जो है, चूँकि मान लेते हैं कि इसकी अली एक ही बेटा है और कोई इसके बच्चे नहीं हैं, तो फतिमा को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा, बाकी बचा हुआ माल इसको मिलेगा। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ गया। ओके मेरे भाई। अब डॉटर आयशा को कितना मिलेगा, जितना अली को मिलेगा उसका आधा डॉटर को मिलेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आयशा इकलौती बेटी होती और कोई बेटा नहीं होता तो ऑफकोर्स फतिमा के बाद जो भी बचता वो आयशा को मिलता। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अच्छा, अब्दुल की बात करें तो अगर बच्चे हैं तो इसको घंटा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं हैं तो इसको 1/6 मिलेगा। समझ में आ रहा है। सेम खदीजा के साथ, बच्चे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं हैं तो 1/6 मिलेगा। इस तरीके से एक फिक्स्ड शेयर जो है वो रहता है। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है तुमको पूरा का पूरा चीज़ें समझा दिया। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। देखो मैं इन जनरल तुमको सारा कवर कर ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ और अगर तथ्य छूट जाए तो वो तथ्य तुम कवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया है तो तुम वो तथ्य कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हमें यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। यूसीसी की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि हमारा जो सेक्युलरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है एंड इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बरकरार रख सके। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म के साथ, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी, हर धर्म के साथ एक जैसा दूरी बनाकर रखेगी। लेकिन अगर तुम समझो हिंदू समाज में बदलाव किया जा रहा है, हिंदू समाज को प्रोग्रेसिव बनाया जा रहा है और मुसलमान समाज को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, दूसरे समुदाय को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो क्या ये वास्तविक में सेक्युलरिज्म है। ठीक है, मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम समाज में ये जो पर्सनल लॉज हैं, मैं सिर्फ मुस्लिम की नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये पर्सनल लॉज के भीतर शुरू से ही इनइक्वालिटी भरा पड़ा है। ठीक है, ये जो पर्सनल लॉज हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, तो फिर क्या ये इक्वालिटी हुआ, नहीं हुआ। तो अगर हमें सही मायने में सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को बनाए रखना है तो हमें पर्सनल लॉज को प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। अब ये पर्सनल लॉज को प्रोग्रेसिव आप कैसे बनाओगे, या तो आप पर्सनल लॉज जो भी धर्म में जो भी चीज़ें गड़बड़ है उसको आप ठीक कर दो इंडिविजुअली, नहीं तो आप एक
कॉमन सिविल कोड ला दो, एक एक यूनिफॉर्म कानून बना दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को लेके। अब इसमें तुमको 2 लाइन लिखना भी पड़ेगा, तो तुम क्या लिखोगे? तुम यही लिखोगे कि लिखोगे कि देखो, पहले तुम थोड़ा बोल देना कि भाई इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री विच मीन्स स्टेट, विच मीन्स गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली, राइट? बट पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम्स lead to inequality and discrimination especially towards women। आराम से ऐसे लिख सकते हो, अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हो, ज़्यादा इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देना कि मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं और हिंदू 1 शादी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू को जलन है, नहीं। अगर हिंदू 1 शादी कर सकते हैं, मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि मुस्लिम पत्नियों को भी 4 पति रखने का अधिकार है? ऐसा होना चाहिए। क्यों हर अधिकार मुस्लिम पति को है, मुस्लिम महिला को क्यों नहीं है? कि भैया आप भी 4 पति रखो, क्या फ़र्क है? तो ये जो 4 शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब ये 4 शादी से क्या होता है? शोषण होता है भाई। 4 शादी जो है कई तरीके की सामाजिक आर्थिक दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर तुम 4 बीवी रखोगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो समझ पा रहे हो कि नहीं? ज़्यादा बच्चे वो समाज, वो देश के आर्थिक, देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी सही नहीं है ना? तो इस तरह की एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा, डिवोर्स राइट्स अगर तुम देखो तो डिवोर्स राइट मुस्लिम्स में एक तरफा है, राइट? अगर हम हिंदू के कंपैरिजन में करें तो मुसलमानों में एक तरफा है। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो बेटियों को बेटों का भी आधा मिलता है। ठीक है, तो काहे की इक्वालिटी, पहली बात। दूसरी बात जो है, यूसीसी जो है नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, भारत जो है वो एक डाइवर्स देश है और डाइवर्स कंट्रीज़ में अगर इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तो वही डाइवर्सिटी हमारी सर का दर्द बन जाएगा। अगर घर में 4 बच्चे हैं जो अलग अलग सोच विचार के लोग हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ के नहीं रख सके तो वही 4 बच्चे सर का दर्द बन जाएंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज के टाइम पे तुम इंटरफेथ मैरिज करते हो, आज के टाइम पे तुम इंटरफेथ मैरिज करते हो, तुम इसको ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारा एक हिंदू परिवार है, तुम्हारे ठीक घर के अपोजिट में एक मुस्लिम परिवार है, अगर तुमको इस हिंदू को अगर मान लो मुस्लिम परिवार के घर में जाना है बात करने के लिए या थोड़ा टाइम पास करने के लिए या कुछ देर के लिए भी, और ये मुस्लिम्स अगर एक शर्त रख दे कि तुम मेरे घर में तभी आ सकते हो जब तुम मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर लो, तभी हम तुमको अपने घर का टूर देंगे या हमारे घर में घुसने देंगे, अगर तुम मुस्लिम धर्म को मान लो। या फिर ये मुस्लिम्स अगर हिंदू जाएं तो बोलो भाई तभी घुसने देंगे जब तुम हिंदू धर्म को मान लो। तो क्या ये हिंदू और मुस्लिम पड़ोसी हो करके भी क्या पड़ोसी ऐसा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरीके से अगर ऐसा हो सकता कि ठीक है भाई आप हमारे यहाँ पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन, कोई शर्त नहीं, आप भी हमारे यहाँ पे आओ, कोई शर्त नहीं। तो अगर तुम आज के टाइम पे इंटरफेथ मैरिजेस को देखो तो इंटरफेथ मैरिजेस में क्या है कि अगर हिंदू, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ हदिया का, एक हदिया एक महिला है, ठीक है, जो कि इनिशियली हिंदू थी, इसका नाम था अखिला अशोकन, केरला की स्टोरी है, ठीक है। अखिला अशोकन ये एक हिंदू महिला जो कि अपने मुस्लिम लवर से शादी करने के लिए, जिसका नाम है सफ़ी जहाँ, आई थिंक क्या नाम था उसका, सफ़ी जहाँ ऐसा ही कुछ नाम था, हाँ सफ़ी जहाँ नाम था, ठीक है, सफ़ी जहाँ। तो एक हिंदू महिला अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड सफ़ी जहाँ से शादी करेगी, तो शादी करने के लिए शर्त इसके पास क्या रखा जाता है कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, और यही अखिला अशोकन बन जाती है हदिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कैसे इंटीग्रेशन हो पाएगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इंटरफेथ मैरिजेस में ये सारी शर्तें नहीं होगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इंटरफेथ मैरिजेस पॉसिबली कैसा होगा? ऐसा होगा कि भैया आप अखिला अशोकन आप शादी करो, सफ़ी जहाँ से शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं।
आप अपने हिंदू धर्म के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो, कोई शर्त नहीं रखी जाएगी आपके पास में कन्वर्जन का। ठीक है, समझ, जब हम शर्त रखते हैं ना, यहीं से लव जिहाद का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। लव जिहाद क्या होता है कि हिंदू महिलाओं को प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी करो और उसको कन्वर्ट करो, वो होता है लव जिहाद। समझ में आ रहा है? एक तो होता है जिहाद की सर काट डालो, इस्लाम नहीं मान रहा है, और एक होता है कि प्यार से उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, लव जिहाद, लव से। समझ में आ रहा है? तो हदिया ने जब ऐसा किया तो उसके पिता ने हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उसके पिता के फेवर में मसला दिया, जजमेंट दिया, लेकिन फिर हदिया सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चूंकि हदिया जो है ये एक एडल्ट है, हदिया के पास जो है, इसके पास पूरा राइट है, राइट टू मैरी का पूरा अधिकार है, राइट टू मैरी विथ हर चॉइस, पूरा अधिकार है। तो अधिकार है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि ये शाह जफ़ी जो है प्यार के नाम पे हदिया पे प्रेशर बनाया हो कि तुम मुस्लिम में कन्वर्ट करो नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा? क्या ऐसा नहीं है कि शाह जफ़ी हदिया को जो है खुद पे डिपेंडेंट कर लिया हो, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, मेंटली? क्या ऐसा नहीं होता है जहाँ पे मुस्लिम हिंदू औरतों को पहला फुसा करके उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्यार के नाम पे? ये शर्त रख दी जाती है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो ये जो इंटरफेथ मैरिजेज है जो कि लीगली और सोशली तौर पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उन चीज़ों वो भी जो है एक तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। ऑफ कोर्स अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बेटे बेटियों को एक जैसा देखा जाएगा, तो जेंडर इक्वालिटी को भी जो है ये प्रमोट करेगा। उसके बाद एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे भी जो है बहुत ही रिग्रेसिव नेचर के हैं। तो तुमको कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है हमारे सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? जेंडर इक्वालिटी के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? प्रोग्रेसिव समाज, प्रोग्रेसिव बनने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? कि पर्सनल लॉज में जो लूपहोल्स हैं उन लूपहोल्स को दूर करने के लिए हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है? ताकि लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन की जा सके। भाई दुनिया भर के पर्सनल लॉज है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बुराई है। उन सभी को एक लीगल, एक कॉमन फ्रेमवर्क के तौर पे लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि दुनिया भर की जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, लीगल चैलेंजेस होते हैं, वो दूर होंगे। हिंदू कर ले तो कोई और मसला हो जाता है, मुस्लिम कर ले कोई और मसला हो जाता है, और अगर एक ही कानून होगा तो सबको एक कानून के तहत देखा जाएगा, सबसे बेहतर चीज़। समझ में आ रहा है? तो हमें यूसीसी की आवश्यकता है। इसलिए अब बोलोगे कि ठीक है भैया, अच्छा एक चीज़ और समझो, एक तुमको केस सुनाता हूँ ये लूपहोल्स के मामले में। एक तो मैंने तुमको लूपहोल्स के मामले में सजला मुदगल का केस सुनाया, जहाँ पे पति दूसरी शादी कर लेता है, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है दूसरी शादी करने के लिए, ठीक है। हदिया वाला मैं तुमको एग्जाम्पल समझाया, लव जिहाद वाला केस, ठीक है। और एक तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है और तुम सुन के चौंक जाओगे, ठीक है। इसको मीडिया ने उतना कवरेज नहीं दिया है, तुम सुन के चौंक जाओगे, ठीक है। इसको मैंने बहुत सारे मैं केस लॉ पढ़ता हूँ, तो एक केस लॉ में देखा था, एक ये खलीदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। अगर तुम इसको नेट में सर्च करोगे ना तो तुमको 2-4 ही आर्टिकल मिलेगा, ज़्यादा आर्टिकल मिलेगा नहीं। 2022 का केस है भाई, ध्यान समझना। ये खलीदुर रहमान एक बच्ची का रेप कर देता है, और ये घटना बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन तुमको पता नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि घटना वेस्ट बंगाल में हुई है। ये खलीदुर रहमान एक बच्ची का रेप कर देता है, और जब उस बच्ची का रेप कर देता है तो खलीदुर रहमान क्या कहता है कि उस बच्ची से मैंने शादी कर ली है, वो मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे पोस्को में आप नहीं ले सकते, पोस्को में आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, पोस्को के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सोचो, समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको वेस्ट बंगाल में इस घटना के बारे में पता नहीं चला होगा, ठीक है। हालांकि इसको फिर केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है,
ठीक है। और केरला हाई कोर्ट जो है वो कहता है कि ये सारी बकचोदी नहीं चलेगी, ठीक है। पोस्को एक नेशनल लेजिस्लेशन है और नेशनल लेजिस्लेशन जो है वो पर्सनल लॉज के ऊपर है, इस तरीके से कहा गया, ठीक है। तो खलीदुर चचा को अंदर तक मिल गया, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके के लूपहोल्स दूर किए जा सकते हैं अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी व्यवस्था होगी तो अब बोलो कि ठीक है, अगर इतना ही सही है तो क्यों नहीं इसको लाते हैं। तो देखते चैलेंजेस क्या क्या है। पहला जो चैलेंजेस है वो है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, हिंदू के अलग कानून, मुस्लिम के अलग कानून, पारसी के अलग कानून, क्रिश्चियन के अलग कानून। तो अगर भैया इतना सारा कानून अगर अलग है तो इन सारे कानूनों को आप एक साथ अगर एक फ्रेमवर्क में लेकर के आओगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो भैया आपको कितने सारे रिलीजियस टेक्स्ट का, कस्टमरी प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी तो आप एक लेजिस्लेशन ला पाओगे। तुम सोचो कि तुम्हारे घर में 20 बच्चे हैं और 20 का अलग नियम कानून है और तुम चाहते हो कि हम कोई एक कानून लेकर के आए। तो सोचो, एक कानून लेकर के आना है और 20 के इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। तुमको ये भी ख्याल रखना है कि उनका जो है, उनका फेथ जो है वो हर्ट ना हो, कहीं तुम आर्टिकल 25 को जो है इन्फ्रिंज ना करो। आर्टिकल 25 का ख्याल रखते हुए एक कानून बनाना है तो अपने आप में चैलेंज तो आएगा ही। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज पहला। दूसरा, अगर हम इसको दूर भी कर ले तो क्या हर राजनीतिक पार्टियां हमारा समर्थन करेगी? नहीं, पॉलिटिकल हर्डल। अभी आई थिंक यूसीसी को शायद आपने ही समर्थन दिया था, वह भी कुछ कंडीशन के साथ। तो पॉलिटिकल हर्डल भी एक कारण है, राइट। तीसरा कारण तुम्हारा बनेगा कि एक्सेप्टेंस कितना है, पब्लिक इसको, जनता एक्सेप्ट कितना करेगी, पब्लिक एक्सेप्टेंस कितना होगा, वो भी तुमको ख्याल रखना है। चौथा, आर्टिकल 44 अगर तुम पढ़ोगे तो ये बताता था स्टेट सेल इंडीवर शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब सरकार प्रयास करेगी, ना कि उस पर थोपेगी। तो इंडीवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इन्फोर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो प्रयास करना है सरकार को धीरे धीरे लाने का, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हो तो वक्फ, जो वक्फ है, वक्फ क्या है इसको समझाएंगे। वक्फ होता है जो मुसलमान समुदाय को दान में चीज़ें मिलती है, चैरिटी में मिलती है, उसको हम वक्फ कहते हैं, इसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो वक्फ का क्या होगा, तो कई ऐसी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के पास जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप बता दीजिए कुछ वे फॉरवर्ड भी आप बता दीजिए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड हम बता देते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए, चूँकि ये लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक डिस्कोर्स सरकार को चाहिए कि सरकार जो है वो जनता की राय ले, जनता के फीडबैक ले और जनता के प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को तैयार किया जाए। पब्लिक डिस्कोर्स पहला। दूसरा, और क्या तरीका हो सकता है, दूसरा कि यूसीसी को ग्रेजुअली लाया जाए, फेजेस में लाया जाए, ना कि एक बार में लाया जाए। जैसे कि देखो, अभी उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, असम भी उसके पूरे राह पे चल रहा है। अभी असम ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को स्क्रैप कर दिया, हटा दिया है, तो असम भी बहुत ऐसा जल्दी लग रहा है कि असम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इसको ग्रेजुअली लाया जाए। जैसे कि अगर तुम देखो तो 1941 में BN राव कमेटी जो बनी थी, हिंदू लॉ कमेटी, उसमें बोला गया कि भैया फेजेस में इसको लेकर के आइए, ठीक है। तो एक बार में अगर तुम पूरा नियम कानून बदल दोगे, मान लो कोई नॉनवेज खाता है और एक बार में बोल दो कि सब नॉनवेज बंद, तो कैसे चलेगा। इसको एक बार बोलो भाई देखो इस तरीके का मछली मत खाओ, फिर इस तरीके का मछली मत खाओ, फिर चिकन छोड़ दो, धीरे धीरे जो इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, है ना। तो ग्रेजुअली इसको लाने की हमें आवश्यकता है। तो एक तो पब्लिक, जनता की राय होनी चाहिए, एक सरकार को चाहिए कि ग्रेजुअली लेकर के आए, ठीक है। तीसरा सरकार को चाहिए कि यूसीसी को बनाते वक्त, इस फ्रेमवर्क को तैयार करते हुए सरकार को हमारे प्लूरलिज्म, मतलब समझो, मतलब यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ
हमारा जो प्लूरलिज्म है, मतलब जो हमारा डाइवर्सिटी है, वो हमारे आहत ना हो, लोगों का आर्टिकल 25 आहत ना हो, उस चीज़ का सरकार को ख्याल रखना होगा। राइट, बिल्कुल। उसके बाद जाहिर सी बात है कि यूसीसी आएगा तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो सरकार को चाहिए कि जो भी करे संवैधानिक दायरे के भीतर रह करके करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के भीतर रह के करे, ताकि बाद में कोर्ट इसको इतनी मेहनत में, सारी मेहनत में पानी ना फेर दे। ठीक है, ये बात भी हो गई। उसके बाद सरकार को चाहिए कि जनता में अवेयरनेस फैलाए, अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को बताए कि किस तरीके से कैंपेन करे, कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको प्रोग्रेसिव बनाएगा और पर्सनल लॉज उनको रिग्रेसिव बना रहा है, उनको पीछे लेके जा रहा है। तो ये सरकार जो है कैंपेन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से चीज़ों को कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे वे फॉरवर्ड है। बहुत ही जनरल सी बात है, मेरे अपने कई विचार है कि भाई जनता का राय होना चाहिए, ग्रेजुअली इसको लेकर के आने की ज़रूरत है। समझ आ रहा है मेरे भाई? और आर्टिकल 44 में क्या लिखा गया है, इंडीवर्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सरकार को प्रयास करना है, थोपने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने ये देखा। अच्छा, अगर तुमसे पूछे, मेंस में सवाल आए कि इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इंडिविजुअल के ऑटोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, प्राइवेसी में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी क्या होगा कि कहीं पे आपकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी, कहीं पे आपकी ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट होगी। ऑटोनॉमी बढ़ेगी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी बढ़ेगी का मतलब है कि आपके पास जो है, आप अपने एक तरीके से मान लो कि ऑटोनॉमी बढ़ेगी का मतलब है कि आपकी इंटरफेथ मैरिज आसान हो जाएगा और लव जिहाद कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो इंटरफेथ मैरिज आपका जो इजी हो जाएगा, आप किसी भी मुस्लिम महिला से, हिंदू महिला से आप शादी कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी शर्त के। तो इंटरफेथ मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और लिव इन रिलेशनशिप, जो कि इसको भी एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, फॉर्मल रिकॉग्निशन। जैसे कि अगर उत्तराखंड के तुम देखो, उत्तराखंड के सिविल कोड में, तो उसमें कहा गया है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप को जो है रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप का भी करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को भी एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑटोनॉमी क्या है कि बहुत लोग अपने लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है उनकी प्राइवेसी जो है वो जाएगी। तो थोड़ी सी प्राइवेसी पे जो है लोग कह सकते हैं कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 शादियों का जो कॉन्सेप्ट है, जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सब एक शादी ही करेंगे, मतलब सिर्फ मोनोगेमी चलेगा। तो ये जो 4 शादियों का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ऑटोनॉमी रेस्ट्रिक्ट होती दिखाई देगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई?